हेलो एवरीवन, आप सभी का बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म पर स्वागत है, जहां आपको पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी की सीरीज। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से शुरुआत की थी। इसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम दोनों ही अपनी पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए और अपने फाउंडेशंस को मजबूत कीजिए, ताकि आप अपनी स्टैंडर्ड या कोर सब्जेक्ट की तैयारी जब करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो अभी तक हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख चुके हैं और आज हम देख रहे हैं इसी कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और इसका पार्ट 1 है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी की गतियां। जिस गतियों में हमने दो तरह की गतियां देखेंगे, एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। ठीक है, और फिर हम ये भी जानेंगे कि दिन रात जो होते हैं उसका क्या फंडा होता है, किस वजह से दिन रात होते हैं, ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, कि कभी हम देखते हैं कि गर्मी है तो कभी बरसात तो कभी ठंड, ये कैसे हो रहा है, और समय की गणना कैसे की जाती है। इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे इन सारी चीजों का या इन सभी जो गतियां हैं इनका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों के बारे में हमारी इस कक्षा में देखेंगे। कक्षा को शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी सारी नई कक्षाओं की अपडेट मिल सके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिसपे आपको पीडीएफ और करंट अफेयर्स की पीडीएफ और सारी जानकारी प्राप्त होगी। क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी कि अभी हमारे ऐप पर बिंदास लर्निंग जो इंस्टीट्यूट के नाम से है उस पर टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि एमपीएससी के बच्चों के लिए है। ठीक है, और जो बच्चे यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। एक और जानकारी देती हूँ, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए 17 क्वेश्चंस फंसे थे 50 में से। ओके, और अभी जो एमपीपीएससी मेंस हुआ था, ठीक है, उसमें भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए कई क्वेश्चंस आए। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए इसी चैनल पर हमारी वीडियो डली हुई है, आप देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो अब देर ना करते हो, हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की गतियां। क्या कह रहा है ये पृथ्वी की गतियां? इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था बच्चों। सौरमंडल में पृथ्वी में क्या पढ़ा था कि भाई जो पृथ्वी है वो क्या करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पढ़ा था कि ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। पढ़ा तो तब तो हमने इतनी सी जानकारी मिली थी, लेकिन अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, इन्हें क्या कहा जाता है वो हम अपनी इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, क्या बोला उसने? जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो गतियां हैं दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, कितने आसान शब्दों में उसने कह दिया। इससे भी आसान शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ। इसने बताया घूर्णन के बारे में बच्चों। ठीक है, किसके बारे में? घूर्णन के बारे में। और क्या है? तो घूर्णन, और दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन किसे कह रहा है? तो घूर्णन कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, और परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। ठीक है, मतलब जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना मतलब आपका अपने ही स्थान पे खड़े होकर घूम जाना, और परिक्रमण का मतलब किसी मंदिर के चारों ओर आपका घूम जाना, नॉर्मल। ठीक है, अब ऐसा करने में
आपके किसको, आपकी इस पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो भाई पृथ्वी को समय लगता है अपना घूर्णन कंप्लीट करने में 24 घंटे का, जबकि वही परिक्रमण को कंप्लीट करने में बच्चों कितना समय लेती होगी? सभी को पता है 365 दिन का समय ये लेती है। इतनी बात इसने यहाँ पर स्पष्ट करी। फिर क्या बोल रही है ये कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हमने हमारी अभी जो सेकंड कक्षा थी उसमें भी हमने देखा था कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो कैसा क्या है। तो उसमें भी हमने देखा था कि काल्पनिक रेखा है, मतलब कि हमारे द्वारा बनाई गई एक रेखा है, ना कि, ठीक है, ये हमने देखा था कि क्या थी, हमारे द्वारा बनाई गई एक रेखा थी। ठीक है, अभी कहते हैं जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अभी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है का क्या मतलब है, ये हम देखते हैं। देखिए ये डायग्राम को देखिए आप लोग। ठीक है, इसने बोला कि जो है जो ये अक्ष है वो क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है ये अपने कक्षीय सतह से, है ना, ये अपने कक्ष की सतह से 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 66.5 डिग्री का क्या कर रहा है, ये कोण बना रहा है। ठीक है, और जो समतल है ना, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, और जो इसकी कक्ष के द्वारा जो समतल बना, ये वाला जो समतल बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। यही कह रहा है ये हमको। देखो वन सेकेंड, इसी के ऊपर ओवरलेप हो गया ये। ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक। चलिए, क्या बोला उसने, ये तो हमारा क्लियर हो गया हमको कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल क्या है ना, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और आधे वाले भाग पे सॉरी, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, सूर्य की और वाले भाग में दिन, जबकि दूसरे भाग में रात ना, सूर्य से दूर होने पर वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात का विभाजन करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखिए क्या है ये रहा आपका प्रदीप्त वृत्त। कौन सा वृत्त, तो ये रहा आपका प्रदीप्त वृत्त, जो क्या कर रहा है, ये दिन रात को ग्लोब पर विभाजित करता है। और एक और पॉइंट उसने बोला कि ये अपने अक्ष से क्या करता है, मिलता नहीं है। दिख रहा है ना आपको, डिफरेंस दूर है। आगे बस समझ में। तो आपके लिए एक पॉइंट और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो हो गया आपके लिए क्या, प्रदीप्त वृत्त। कौन सा वृत्त, तो प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त। क्या होता है, वह वृत्त जो ग्लोब या पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है।
क्लियर है आपको? वो हमारा प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। चलिए आगे आइए। अच्छे से नहीं मिलता ये तो आपको पता ही है। फिर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समयकाल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये तो हमने देख ही लिया था कि भाई घूर्णन कंप्लीट करने में हमारी जो पृथ्वी है इसे कितना समय लग रहा है, ये चीज तो हमने देख ली थी। लेकिन अब एक चीज और देखनी है हमको, सॉरी क्या कि क्या देखनी है, तो ये क्या होता है जो घूर्णन है हमारा, ठीक है, ये क्या करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन भी कहते हैं। पृथ्वी दिन, तो पृथ्वी दिन कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो घूर्णन के समय काल, ठीक है। और ये जो घूर्णन है यही क्या है, हमारी दैनिक गति है, हमारी मतलब पृथ्वी की दैनिक गति। घूर्णन को ये क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। क्लियर पॉइंट, इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ गया होगा, मैं आशा कर रही हूँ ऐसा। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम भी आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत, ये हमारी मकर, और ये जो है वो हमारा एक काल्पनिक पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? चलिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है और ये कक्षीय समतल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और घूर्णन के कारण या पृथ्वी घूर्णन मतलब पृथ्वी ऐसे अपनी ही जगह पर, मतलब देखिए जैसे ये है ना, और यहाँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ आई, फिर मैं यहाँ आई, मतलब ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर पीछे गई, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। जिस वजह से जो भाग सूर्य के सामने आएगा वहां दिन होगा, और जो वाला भाग नहीं आएगा वहां पे रात होगी। क्लियर है? चलिए, अब क्या बोल रहा है वो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, इसको देखो क्या बोल रहा है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है, कौन ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और आर्यभट्ट जी ने बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है बच्चा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। जैसे यहीं पे खड़े हैं तो क्या होगा, पृथ्वी अगर ना घूमे, हमारी पृथ्वी है और ये अगर नहीं घूमेगी तो क्या होगा, और ये हमारा सन है। सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी या कोई भी चीज नहीं हो, मान लो ये हमारी एक मोमबत्ती है और यहाँ मान लो कोई सा एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये स्थिर रखा हुआ है, मैंने इसे हिलाया नहीं है, ठीक है। तो जो मोमबत्ती, इसकी जो रोशनी है वो सिर्फ इस वाले पार्ट पे पड़ेगी, इसके ना कि इसके बगल वाले पार्ट पे। अगर ये दीवार ही मान लू मैं, अगर, ठीक है, समझ में आया। तो बस वही है कि अगर हम पृथ्वी घूर्णन नहीं, सूर्य के, अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है, सूर्य के तरफ वाले भाग पर है ना हमेशा के लिए दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में क्या होगा, गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति, है ना, मानव के जीवन को संभव बनाती है, तो हाँ, ठीक है, जी हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति मानव के जीवन को संभव बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे मैं नोट नहीं करवा रही क्योंकि ये एक लॉजिक है, और आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की 1 सेकेंड, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी कि 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अगर देखिए आप, इसमें तो ये लोग नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पेपर में तो कभी आ सकता है ना कि इसका एक मतलब एग्जैक्ट समय क्या है, या
कितना समय ये लेती है तो आपको पता होना चाहिए, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, तो मैंने ये वाली जो चीज है आपको पीछे ही नोट करवा दी। ठीक है, आपको नोट करना है तो बस इतना कि 365 यही करवा देती हूँ ना आपको पीछे। कहाँ गया, 1 सेकेंड, यहीं पे कहीं पर है। 365 दिन और 6 घंटे। कितने घंटे, तो 6 घंटे लगाती है अपनी परिक्रमण करने में। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। और जूम कर लो, दिख रहा है क्लियर आप लोगों को? आशा करती हूँ दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु है। परिक्रमण का मतलब बताया गया। मान लीजिए कि हम देखते हैं कहाँ से, तो हम देखते हैं कहाँ से, तो हम देखेंगे कहाँ से, जून से। यहाँ से देखते हैं, इसको हम पार्ट 1 मानते हैं। मान लो मेरी पृथ्वी यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पे है, और बीच में सूर्य जी, सूर्य। ठीक है, अभी पृथ्वी कब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध मतलब मान लो ये 2 भाग डिवाइड है, ये हमारा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या बोल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य अयनांत। क्या बोलते हैं, सूर्य अयनांत, उत्तरी अयनांत, सॉरी बच्चों, है ना, उत्तरी अयनांत। क्यों कह रहे हैं, ठीक है, कि 21 जून को क्या हो रहा है कि भाई जो ये सूर्य है हमारे, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे, है ना, ऐसे। अभी आगे और आएगा, मैं अच्छे से बताऊंगी, मैं कुछ बता रही हूँ। देखो ये वाले भाग पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दिन है, इधर पीछे वाले पे क्या हो रहा है, रात है। ऐसे जब इधर फिर क्या होगा कि वो घूमेगा सूर्य हमारा। ठीक, कहाँ से कहाँ घूम रहा है, सॉरी सूर्य नहीं घूमेगा, पृथ्वी इसके सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो फिर वो क्या आएगी, यदि इसी दिशा में घूमेगी, इस दिशा में घूमती है, तो वो यहाँ पर कब आती है, तो वो आती है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को क्या होगा कि जो हमारे ये वाला पार्ट रहेगा, तो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा, है ना, तो वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ठीक है, दिन रात का वो चलेगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसके इस वाले पार्ट में, उधर जो वो वाला पश्चिम वाला पार्ट था, वहां पे ऐसा ऐसा चलता रहेगा। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ूंगी तो और मतलब बताऊंगी तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम परिक्रमण को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक छूटे ना। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। ठीक है, 4 वर्षों में कैसे, 6 चौके 24, और 24 घंटे का क्या होता है बच्चों, तो 24 घंटे का होता है एक दिन। और इसी दिन को 4 वर्षों के बाद हमारे फैब के माह में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हर 4 वर्ष बाद जो हमारी फरवरी होती है, फैब होता है हमारा, वो 29 डेज का होता है, कहते हैं ना। बस आपको अब समझ में आ गया होगा, और बहुत से लोगों को पहले से भी पता होगा कि ये 29वां दिन 4 साल में एक बार कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है कि 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ठीक है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक और बात आ गई यहाँ पर, क्या, तो लीप वर्ष। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो 366 दिन को लीप वर्ष कहा जाता है। कब आता है, तो ये कब आता है, तो ये आता है 4 साल में एक बार। ओके, क्लियर। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, अभी लगा लेते हैं। अभी क्या चल रहा है, 2026। ठीक है, लीप वर्ष लगाने का मतलब एक वो होता है कि आप उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। तो क्या ये हो रहा है, तो नहीं। तो इसके बाद में 2027, तो क्या ये हो रहा है 4 से, तो नहीं। फिर देखो 2028, ये हो रहा है, तो हाँ, तो हमारा अगला जो लीप वर्ष होगा बच्चों वो 2028 में होगा। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी सी जो नॉर्मल बात है आप लोग को समझ में नहीं आई होगी। आप लोग अच्छे से चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए चित्र 3.3 है ना, से स्पष्ट है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ कर दे ताकि हम अच्छे समझ पाए। क्या बोला,
कि चित्र 3.3 से आपको क्या हो रहा है कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। क्या बोला उसने कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी है एक क्या कर रही है, एक बड़ा सा मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ को पे क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और आप देख रहे हैं कि आप देख लो इस पूरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। दिख रहा है आपको, ये ऐसे देखिए। अब आप लोग सोचो, पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं घूम रही है, पृथ्वी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। मतलब मान लो यहाँ पे आप खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद में आप खड़े, आप यहाँ हैं तो आप यहाँ नहीं, ये पृथ्वी ऐसे ही घूमती चली जाएगी, ऐसे ही घूमती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। एक और पॉइंट नोट कर लो आप यहाँ से। देखो, आपने अभी देखा था घूर्णन गति, तो हमने देखा घूर्णन जो गति है वो किसके लिए जिम्मेदार है, तो दिन रात होने के लिए, दिन और रात के लिए कौन कौन वो है जिम्मेदार, तो घूर्णन गति। जबकि हम देखते हैं कि परिक्रमण जो है वो किसके लिए है, तो परिक्रमण सबसे पहले हमने देखा तो ऋतुओं में परिवर्तन करता है। क्या करता है, ऋतुओं में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऋतुओं मतलब कि मौसमों में। ठीक है, ठीक है। और ऋतुओं परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। एक वर्ष में गर्मी होती है, सर्दी होती है। ठीक है, और चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वसंत हो, शरद हो, ये सब किसकी वजह से आ रहा है, तो ये ऋतु हमारे परिक्रमण की वजह से आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं। ठीक है, पढ़ के तो आप लोग को मैंने पढ़ के बताया, अब मैं थोड़ा उसको आपको समझा के बताती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आए। ताकि एक सेकेंड रुकना, मुझे डायग्राम बनाने का समय दीजिए आप लोग।
ठीक है। अब देखो, ये आपका उत्तर गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी ध्रुव मतलब, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर है। अब देखो ये घूमेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे, ये अपने अक्ष पे ऐसे घूमता है, ठीक है। ये इसके अक्ष का है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, हमें पहली स्थिति बता रहा है, ये क्या बताया वो देखते हैं। कह रहा है 21 जून, थोड़ा सा मैं और जूम करूँ क्या, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है। कितने जून को, तो 21 जून को, कितने जून को, 21 जून को। 21 जून को क्या बोला उसने, जो उत्तरी गोलार्ध है, आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध, किस ओर झुका है, ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, सूर्य की किरणें आ रही है ना। छोटा कर लो ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊँ। ठीक, 21 जून को सूर्य को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, दिख रहा है आप लोग को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब हम मान लेते हैं कि ये है हमारी कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा पर ये सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम स्ट्रेट पड़ रही है, ठीक है। क्या पड़ रही है, एकदम स्ट्रेट, है ना। ये हमारी कर्क रेखा, इस पे हमारे जो सन है इसकी लाइट क्या पड़ रही है, एकदम स्ट्रेट पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। जैसे कि हमने हमारे सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि भाई जो हमारा ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर एक कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा है ना। तो जो हमारा सूर्य है वो वर्ष में, है ना, जो क्या करता है, वो सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा तक के जितने भी अक्षांश है, वह वर्ष में दोपहर, मतलब सॉरी, दोपहर में एक बार इसके ऊपर अवश्य आता है, ठीक है। एक बार इसके सिर के ऊपर आता है, हमने देखा था। परिणाम स्वरूप यहाँ विशाल, परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होती है, गर्मी, ठीक है। क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, यही हमने देखा था। क्या, तो ध्रुवों के पास क्या होगी, ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, कम प्राप्त होगी, ठीक है। क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और क्यों क्यों पड़ रही है, तो यहाँ पे तिरछी किरणें क्या होगी, यहाँ पे तिरछी होगी। अभी डायग्राम छोटा है इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको अगर 3D में देखें तो वो इस तरह से ये इमेज होगी, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारी जो सूर्य है वो जब कहाँ पर होता है, तो हमारा जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तब की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। देख लिया, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, 1 सेकेंड, देखो, अब आया, ठीक है। देखो मैंने बताया था ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब जैसे भी है, ये है हमारी इक्वेटर, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा, ये उत्तरी ध्रुव व्रत, ठीक है। और ये था, है ना, ये उत्तरी ध्रुव व्रत था, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव था। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव व्रत था। अब ये वाली जो लाइन है वो क्या कह रहा है, कि लाइन क्या कह रही है हमारी, वो देखते हैं। वो कह रही है कि उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि हमने क्या बोला, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये क्या है, ऐसे झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा है, किरणें तिरछी पड़ रही है, किरणें तिरछी पड़ रही है। तो जो उत्तरी
ध्रुव व्रत है हमारा, यहाँ से ऊपर जितनी जो अक्षांश है वहां पे क्या होगा, तो वहां पे 6 महीने का क्या होगा, दिन होगा। समझ में आई? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा ना, तो धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने तक एक जैसी ही रोशनी रहेगी, यहाँ पर मतलब कम होगी, लेकिन वहां पे दिन रहेगा। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी पर्याप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए 21 जून में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जो 21 जून का दिन होता है, उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य, मतलब उस दिन कर्क रेखा पे सूर्य सीधा पड़ता है, इसलिए उस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्या होती है, सबसे छोटी रात होती है बच्चों। ऐसे ही हम देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ठीक है, और सबसे लंबी रात होगी 21 जून के दिन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जब ऐसा हो कि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अयान कहते हैं, अयनात कहते हैं, ठीक है, उत्तर अयनात कहते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को ये चीज? 21 जून का देख लिया आप लोगों ने? क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। इतना भी समझ में आ गया ना? मिटा दो इसको, ये तो मिट नहीं रहा है। मुझे लगता है आप लोग को ये चीज तो समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे ना तो ये आपको क्लियर ही हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इसे कुछ करने में, मतलब ऐसा कोई बड़ा तोहफा है ना। आगे देखते हैं। बाईस दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर, थोड़ा सा जूम कर लो, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। ठीक इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक है, अब देखो, ये 21 जून देखा था, अब हम यहाँ देखते हैं क्या, तो यहाँ हम देखेंगे हमारा 22 दिसंबर। क्या कह रहा है, 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, तो 22 दिसंबर को बच्चों, जो 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ क्या दिख रहा है आपको, झुका हुआ दिख रहा है ना, झुका हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक, तो इस दिन क्या होती है, सूर्य की किरण होती है वो मकर रेखा पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है, ठीक है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या हो रही है, लंबवत पड़ रही है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अब जैसे हमने यहाँ देखा उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पे पड़ रही थी तब क्या था वहां पर, तो बहुत बड़ा जो भाग था प्रकाश का वो कहाँ था, उत्तरी गोलार्ध में था। लेकिन ये हमारी विषुवत रेखा है ना, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये हमारी मकर रेखा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जब लंबवत पड़ रही है किरण सूर्य की, तो यहाँ पे क्या है, इसका बहुत बड़ा जो भाग है प्रकाश का वो कहाँ होगा, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जिस वजह से यहाँ पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। क्लियर है?
और वहीं इसके विपरीत क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, अब जैसे मान लो हम कहाँ है, हमारा जो भारत है वो दक्षिणी गोलार्ध में है कि उत्तरी गोलार्ध में, बताओ आप लोग मुझे। ये इक्वेटर है और ये रहा हमारा भारत, ठीक है। और ठीक यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इंडिया बन गया जैसे भी था, ठीक है। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, इसमें ऐसा कहा गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई, हाँ। अब 25 दिसंबर को मनाते हैं हमारे यहाँ पर, ठंड होती है। ठंड क्यों होती है, ठंड इसलिए होती है कि जो हमारे सूर्य हैं वो क्या होता है, मकर रेखा के पास पहुंच जाते हैं, जिस वजह से इक्वेटर क्रॉस करके जो हमारे सूर्य इसका प्रकाश है वो पहुंचता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रात छोटी और दिन छोटे और रात लंबी होती है। जब हम यहाँ पे जब 25 दिसंबर को हम यहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं हमारी इंडिया में, तब हमारे यहाँ पर क्या होता है, ठंड होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। कैसे सीधी पड़ती हैं बच्चों, देखो देखो इधर कैसे पड़ रही है सीधी। ये देखिए आप लोग, ये है अपनी, अरे भैया मत ही लो। मान लीजिए क्या है, मानना क्या है उसमें, ये है हमारी विषुवत रेखा, ये है हमारी विषुवत रेखा। उसने बोला 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें कहाँ पड़ रही होती है, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर क्या करती है, सीधे पड़ रही होती है, ऐसे ही कहा इसने कुछ। चलिए, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका, ना ही उत्तरी ध्रुव झुका है, ना ही दक्षिणी झुका है, होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात क्या होते हैं, बराबर। इसे विषुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे अरे इतनी सारी चीजें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो अब देखो सॉल्यूशन का पता कर लेते हैं, करें, ठीक है। तो मुझे बताओ आपने कितने, हमने दो चीज पढ़ी है यहाँ पर, क्या पढ़ी है, सबसे पहले हमने देखे अयनांत, देखे अयनांत हमने दो तरह के देखे, एक देखा उत्तरी अयनांत, दूसरा देखा हमने दक्षिणी अयनांत। उत्तरी अयनांत में क्या देखा, उत्तरी में देखा कि ये भाई पड़ता है 21 जून को और ये पड़ता है 22 दिसंबर। अयनांत का मतलब जब सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा प्राप्त हो, तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अगर जब सूर्य, इसमें क्या होता है, मैं यहाँ लिखूं क्या आप लोग समझ जाओ, सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त, ठीक है। सेम यहाँ पे भी सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, क्लियर। अब आगे चलो, इतना तो मुझे लगता समझ में आ गया होगा। फिर क्या रीजन था, फिर क्या था, जिस वजह से क्या होता है कि जिनको कर्क रेखा पर
सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत, और यहाँ पर मकर रेखा पर। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। ठीक है, और एज इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए क्या दक्षिणी अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, है ना, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो वहां होता है ना, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया अयनांत, अयनांत में सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा जहाँ प्राप्त हो वो, ठीक है, उत्तर अयनांत, ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लो, इसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत, और ये है दक्षिण अयनांत। ठीक है, क्लियर है। अब फिर हमने देखा क्या 21 छोड़ो, ये तो होने जरा। फिर हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर हमने देखा 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन देखे। ठीक है, उसने क्या बोला कि चाहे 21 मार्च हो चाहे 23 सितंबर, इन पे क्या हो रहा है, तो इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत हो रही है। जिससे क्या हो रहा है, दिन प्लस रात बराबर होते हैं, और इस स्थिति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव। ठीक है, क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। ठीक है, आगे बस समझ में। और कोई भी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। अब इसी में हमने देखा कि इसमें ये आगे बढ़ते हुए क्या कह रहा है, इसने आगे बढ़ते कहा कि 21 मार्च के दिन क्या होता है और 23 सितंबर को क्या होता है। तो 21 मार्च को क्या हो रहा है बच्चों, तो 21 मार्च को हो रहा है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इन दोनों में हमें देखना है। किस मार्च को है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत। इसका भी रीजन बताती हूँ मैं भी आपको। सेम जैसे इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु। वन सेकेंड बच्चों, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। 21 मार्च को हमारे यहाँ पे बसंत होती है ना, ये बसंत होती है, और ये शरद होती है। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे शरद ऋतु, और यहाँ पर वसंत ऋतु। ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ देखो कैसे होता है, मेरा डायग्राम कहाँ गया, देखो मैं जरा। देखो एक बार लास्ट बार समझा देती हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर ही हो जाए। क्या ही ठीक। उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ओके, अब देखो ये सूर्य की किरण ये यहाँ लंबवत पड़ रही है, ये यहाँ पड़ रही है, ये यहाँ पड़ रही है। देखो मैं लंबवत बताती हूँ ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये कब हो रहा था, ये हो रहा है 21 जून को। कब हो रहा है, 21 जून को। ये 23 सितंबर के दिन हो रहा है, ये 22 दिसंबर को हो रहा है, और ये 21 मार्च को हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो कर्क रेखा पर लंबवत है, ठीक है। यहाँ हो रहा है तो ये विषुववत रेखा पर लंबवत है, ठीक है। और जब यहाँ ऐसा हो रहा है तो ये मकर रेखा पर लंबवत है, और यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी विषुववत रेखा पर, ठीक है। जब ऐसा होता है तो क्या हो रहा होता है कि उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन। यहाँ क्या हो रहा होता है भाई, ऐसे पड़ रही है ना, ऐसे आ रही है, तो ये मतलब विषुववत के यहाँ पे तक पड़ी, तो ये इसके जो वो है किरण है, तो इस वजह से क्या होगा, इधर तो दिन होगा है ना, और नीचे रात होगी, इसलिए यहाँ पे दिन और रात दोनों क्या है, इक्वल है, ना छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। सेम ऐसा यही होगा, यहाँ भी होगा, बस फर्क ये होगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के दिन क्या होगा कि रोशनी पूरी तरह पड़ेगी, है ना, तो यहाँ पे हम शरद ऋतु बोल देंगे, और जो ये वाला है हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये वसंत हो जाएगा। सेम ऐसा जब 21 मार्च को देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी विषुवत रेखा तक, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में वसंत और यहाँ शरद हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है, ये हमारा उत्तरायणांत हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण में लंबा दिन होगा और छोटी रात। बस ये हमारे कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से हमारी ऋतु बदलती रहती है। कि हम देखते हैं कि उस 21 जून को हमें सबसे ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि हम इंडिया वाले कहाँ है, कर्क रेखा के आसपास है, ठीक है क्या, वहीं से हमारे देश से कर्क रेखा को गुजरती है, इस वजह से हम गर्मी का मौसम महसूस करते हैं। और जैसे सितंबर आता है तो इस टाइम पे क्या, दिन रात इक्वल हो जाता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, है ना। बरसात वाला मौसम वगैरह चलता है, जिससे मतलब बरसात खत्म होने के एंड पे होती है, तो उसे हम शरद ऋतु कह देते हैं, शरद आ गई, है ना। दिवाली वाला टाइम आने वाला होता है, धीरे धीरे ठंडी आती है, दिसंबर वाला वो देखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ ठंड का मौसम, धूप आती है, मतलब सूर्य की किरणें पहुंचती है, लेकिन बहुत एक लंबे अंतराल 12-1 बजे तक थोड़ा हम अच्छा महसूस करते हैं, फिर वापस से वो
तो यहाँ पे क्या रातें छोटी होने लग जाती है, तो यहाँ ठंड आ जाती, ठंड का मौसम महसूस करते हैं। फिर 21 मार्च को क्या देखते हैं, फिर वही वाला हाल, दिन रात बराबर और ना गर्मी ना ठंड। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। तो इससे हमें क्या पता चला इस पूरे चैप्टर से, इसमें क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमने हमारा जब ये चैप्टर शुरू करा था बच्चों, तब हमने क्या देखा था, हमने यही देखा था कि जो हमने क्या देखा था, तो हमने इसमें ये चीजों के बारे में जाना था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन चीजों के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन, 2 गतियों के बारे में, एक थी घूर्णन, एक परिक्रमण। आप लोग को ये समझ में आ गई, घूर्णन गति 24 घंटे, वही 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, परिक्रमण के बारे में पता चला, हमने लीप ईयर के बारे में पढ़ा कि लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा कब आता है, तो 4 वर्ष में एक बार आता है। फिर हमने देखा कि दिन रात होने का क्या कारण है। फिर हमने देखा प्रदीप्ति व्रत क्या है ना, ये क्या करता है, तो ये ग्लोब पर दिन और रात को बांटने का काम करता है। ठीक है, वहीं हमने देखा कक्षीय समतल क्या है, कक्षीय समतल के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना उत्तर अयनांत और दक्षिणी अयनांत के बारे में जाना। ठीक है ना, दोनों अयनांत के एक विषुव के बारे में जाना। विषुव क्यों कह रहे थे होते हैं हम 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि ये इस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत होती हैं, इस वजह से इसे कहा जाता है। ठीक है, हमने देख लिया कि ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है, तो वो है परिक्रमण, जबकि दिन रात में परिवर्तन का कारण है घूर्णन। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को जी। और एक चीज बता दूं, समय भी हमारा किससे बदलता है, तो वो भी घूर्णन की वजह से ही बदलता है बच्चों। पृथ्वी घूमती है ना, दिन रात ऐसे हो ना, वो चीजें। अब ये देखो, ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है एक ही क्लास में। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं सोच रही हूँ आप लोग को एमसीक्यू इसके मतलब ये 6 क्लास की पूरी कंप्लीट करवा दूँ, उसी के बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मानचित्र है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है, कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं होती है इसमें। ठीक है, नॉर्मल होता है। फिर हमारा बाद में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फिर महाद्वीप, जिसमें महाद्वीप वगैरह सब समझेंगे, जैसे जैसे आएगा बताते जाऊंगी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम लोग, इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, आप लोग बताइए। आपको पता ही है, 66.5 डिग्री। घूर्णन परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण। लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है बताओ, क्या बताओगे आप, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे लीप वर्ष? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। कैसे बनता है, तो हर 4 साल के 6 घंटों को जोड़कर एक दिन बनाया जाता है, और यह दिन फरवरी माह में ऐड किया जाता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए, तो उत्तरी अयनांत की जब स्थिति होती है तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जबकि दक्षिणी अयांत में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि उत्तरी अयनांत वाला ये होता है। ठीक है, विषुव किसे कहे जाते हैं, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयान का अलग अलग समय में दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ठीक है, क्या बताओगे इसमें आप लोग? उसने पूछा कि भाई जो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर अयनांत है ना और दक्षिणी अयनांत अलग अलग होता है, कब, क्यों?
बताना आप लोग मुझे, फिर मैं बताऊंगी। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, वो आपको रीजन पता चल गया कि वो लंबवत रहती हैं और जो सूर्य की किरणें होती हैं ध्रुव उत्तर ध्रुव व्रत से आगे नहीं जाती। ठीक है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं? तो दैनिक गति कहा जाता है या घूर्णन गति भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। क्लिंदवलन ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो कौन सी ऋतु में दिन छोटे होते हैं? शरद ऋतु में। क्यों? कब होते हैं दिन छोटे? बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताओ भैया, सिंपल से शीत में होते हैं ना, सर्दी में तो होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। क्लियर? तो आज का हमारा जो आज का ये अध्याय था वो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा बच्चों, उसका नाम है मानचित्र। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच हमारी इस कक्षा को देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिए हमसे। ठीक है। या आप कोई सलाह देना चाहते हैं या आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। और अगर आप MPPSC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपको 50 टेस्ट मिल रहे हैं, चाहे वो फुल लेंथ हो, सब्जेक्ट वाइज हो, सब ये आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, बिंदास लर्निंग ऐप पर, जिसपे आपको 3 टेस्ट जो है ना, वो कैसे दिए गए हैं। तो जो 3 टेस्ट है वो आपको डेमो टेस्ट है, आप पहले आप देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप ज्वाइन कीजिए। हमारी नेक्स्ट कक्षा हम बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।